नमस्कार दोस्तों, आज है 10 दिसंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहेगा इस पर। देखिए, जो वार्षिकांक 2024 है इसका भी वीडियो तैयार हो चुका है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख डालिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, हर साल 9 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और एक खास बात, 2024 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है इसकी थीम रखी गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। तो थीम और डेट दोनों याद रखिएगा। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। देखिए, ये देश अपना भारत ही है और इसीलिए एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोई भी सम्मेलन, कोई भी आयोजन अगर भारत में होता है तो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। और आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग है ये नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्धारक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता इंडिया करेगा, यानी भारत करेगा अपना। और तीसरा है, महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी बन गए हैं और ये लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के। और आपको बताते हैं, राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रूप में निर्विरोध चुना गया है और इस भूमिका में लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। देखिए, ये लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और ये कोलाबा, महाराष्ट्र में एक जगह है कोलाबा, वहाँ से जो है ये चुनाव जीत कर आए हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, इनके प्रतिद्वंदी थे, उनके खिलाफ 48,500 वोटों से जो है इन्होंने जीत दर्ज करके विधानसभा का चुनाव जीता था। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर, ये महाराष्ट्र के किस विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो ये महाराष्ट्र के कोलाबा क्षेत्र से जो है विधायक हैं। और चौथा है कि एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता। तो देखिए, एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल बांग्लादेश ने जीत लिया है। और देखिए, बांग्लादेश ने 8 दिसंबर 2024 को दुबई में आयोजित इस एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट के फाइनल में भारत को 59 रनों से हराकर 2024 का एसीसी पुरुष अंडर एशिया कप जीत लिया है। और देखिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 198 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम केवल 139 रन ही बना सकी। और देखिए, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का ये लगातार दूसरा खिताब है, इससे पहले भी बांग्लादेश ही विजयी हुआ था। तो भारत के लिए बुरी खबर है कि बांग्लादेश जो है ये एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल इसने जीत लिया है भारत को हराकर। और पांचवा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए, अमित शाह ने जो है राजस्थान के जोधपुर में सरदार पटेल की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। और देखिए, इस अवसर पर अमित शाह ने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। और छठवां कि हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको खुद देखकर लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीलंका के सम्मी सिल्वा। और देखिए, श्रीलंका के जो सम्मी सिल्वा हैं इनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर इन्होंने जो है अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, इनका स्थान लिया है। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जय शाह जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है।
तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? शमी सिल्वा हैं। अगर पूछा जाए किस देश से हैं तो ये श्रीलंका से हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपके शमी सिल्वा हैं, इससे पहले ये एसीसी की वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये अध्यक्ष बन गए हैं एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के बागपत, हाथरस और कासगंज इन तीनों जिलों में जो है नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है। और अब जो मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो ये बागपत, हाथरस और कासगंज में तीनों मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इससे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि इसको जो है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के माध्यम से 300 एमबीबीएस सीटों इसमें जो है जुड़ी जाएंगी। यानी कि इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें होंगी, जिससे 300 सीटें जो है बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की। और ये विस्तार राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे 2017 में 39 मेडिकल कॉलेजों की संख्या से बढ़कर अब उत्तर प्रदेश में 78 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो 39 से 78 मेडिकल कॉलेज हो गए अब उत्तर प्रदेश में। देखिए योगी की सरकार पहले 2017 में बनी थी, तब से मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से मैं निवास करता हूं, तो यहाँ भी देखिए 17 के बाद गोरखपुर में एम्स बन गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज सीटें बढ़ी। और एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी बन रहा है, तो वहाँ भी सीटें बढ़ेंगी। तो लगभग 400 सीटें तो जो है मतलब गोरखपुर में ही लगभग एमबीबीएस की हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेके। देखिए 2017 से उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों में 108% की वृद्धि और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में 181% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि योगी जी जो है मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं और एमबीबीएस और एमएस की सीटें बढ़ा रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा जो आपका रोड टेप है, ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो देखिए इस योजना का पूरा नाम क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट योजना। तो ये योजना जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना है। और इस रोड टेप योजना यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना को घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाइयों के लिए 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। और देखिए इसे जनवरी 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना के लाभ क्या हैं? देखिए जो आपका रोड टेप योजना है ये निर्यातकों को उन करों, शुल्कों और लेविस की वापसी करता है जो कि वापस नहीं किए गए हैं। तो रोड टेप यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना है। और याद रखिएगा इसको जनवरी 2021 में लागू किया गया था यानी लॉन्च किया गया था। और इस योजना की अवधि को 30 सितंबर 2025 तक के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। नवा प्रश्न है कि भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है? तो देखिए आपको बता दें कि भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को शुरू किया है। और इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम का लक्ष्य है 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। और देखिए इस पायलट परियोजना की निगरानी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और देखिए इंटर्न को सरकार से 4500 मासिक वजीफा मिलेगा और कंपनियों से सीएसआर के माध्यम से 5000 अतिरिक्त दिया जाएगा, सॉरी 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि टोटल 5000 रुपये जो है महीने में इनको मिलेगा जो इंटर्नशिप करेंगे बच्चे कंपनियों में। इसके अलावा 6000 की एक मुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा भी प्रदान किया जाएगा। तो पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में याद रखिएगा ये क्या चीज़ है। ये युवाओं के रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की शुरू की गई एक योजना है। और आखिरी प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने अमेरिका के साथ
अभी हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता जो आपका है ये अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर्स और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और करने की व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो कि अक्टूबर 2024 में छठवें यूएस इंडिया वाणिज्यिक संवाद के दौरान हुई चर्चाओं के बाद किया गया है। तो फिर से सरल शब्दों में एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि भारत ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।